हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो कि हमने अपने प्रायोरिटी टेबल के जो फर्स्ट टू पार्ट है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी, उसकी थ्योरी और उसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके पार्ट सी को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब क्या है, राइट। सो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है जिसके अंदर बेटा आपका हो गया न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड हो गए इसके ऑर्बिट, और उन ऑर्बिट्स में है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से निकालकर अगर बाहर ले जाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, न्यूक्लियस जो है वो तो मेरा पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है। आप जानते हो ना कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, वैसे इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन चलो, अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। बट ये एक इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स होती है। मैं आपको एक यहाँ पे वर्ड बताना चाहूंगा, इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब आप बोलेंगे सर ये इफेक्टिव का क्या मतलब होगा यहाँ पे? देखिए बेटा, बात सिर्फ इतनी है कि जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके अंदर वाले जो शेल्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, एक दूसरे पे रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपल्शन। और ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है वो इस रिपल्शन वाली फोर्स से ज्यादा होने की वजह से ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है अपने मर्जी से शेल को छोड़ के नहीं जा सकते, ये आप कह सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके अंदर हमने ये भी मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जो न्यूक्लियस है अट्रैक्ट भी कर रहा है, बट अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो जो डिफरेंस है बेटा बेसिकली वो आपका इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। सो चलिए, मेन बात ये है कि न्यूक्लियस क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएं तो उसके लिए बेटा आपको इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? एनर्जी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम किसी एटम को दे ताकि इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके शेल को छोड़ के चला जाए, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, या हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ज्यादातर जो इसको बोला जाता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ही बोला जाता है, आई। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है। न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके अंदर। आइसोलेटेड का मतलब होता है कोई और एटम के इन्फ्लुएंस में ये नहीं है। ठीक है, ये इकलौता स्पेस में कहीं है। एंड कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव चार्ज गैशियस आयन। देखिए, पॉजिटिव चार्ज गैशियस आयन कैसे बनेगा, अब आप खुद देखिए बेटा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। क्या बन जाएगा बेटा आपका? पॉजिटिव चार्ज आयन, जिसको क्या कहते हैं बेटा हम? कैटायन भी कहते हैं जिसको। क्लियर हो गया? तो यही बात बेटा बोली गई है इसमें। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? एक पॉजिटिव चार्ज गैशियस आयन, एंड इसको कहा गया बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी मतलब होता है। क्या मतलब है बेटा बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मतलब, जैसे मान लो आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एनर्जी जो लगेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो मान लो ये निकल गया,
उसके बाद अब ये वाला रह गया ना, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 मतलब उसका जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना, एंड सो ऑन। सो मेन बात ये है कि अगर मान लीजिए m जो है बेटा कोई भी एक एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, m इज कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट से उस एलिमेंट को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा निकल जाता है और रह जाता है m पॉजिटिव। ये जो m पॉजिटिव आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये एक कटायन है, ठीक है। आई होप बेटा आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके यूनिट्स की। तो इसके बेटा दो यूनिट्स होते हैं, ज्यादातर जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं बेटा वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये है हमारा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बेटा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो डील करती है रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं पर एटम के हिसाब से बेटा हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करता हूं तो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल इसका बेटा ऐसा यूनिट है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किन पर करती है और कैसे। तो ऑब्वियस बेटा हम बार बार जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं यही पढ़ा है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, अब वही हम पढ़ने वाले हैं। आने वाले 2-3 लेक्चर जो है उनमें भी यही होगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए बेटा जितना बड़ा साइज होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा बेटा, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक लिथियम है बेटा, लिथियम, ये मेरा एक लिथियम है। आप जानते हो कि उसके अंदर बेटा हमारे पास 2 शेल होंगे और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें और अंदर वाले में 2 हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, जस्ट उसके नीचे सोडियम की, तो ये मेरा हो गया बेटा सोडियम का न्यूक्लियस। इसमें बेटा आपके पास 3 शेल होंगे, क्या होंगे, 3 शेल होंगे आपके, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे वाले में 8, उसके नीचे वाले में 2। अब देखो आपको मैंने आई थिंक कितनी बार ये बात बताई है बेटा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बेटा अब ये वाला देखो जितना बड़ा साइज होगा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, और वो जितना दूर होगा उतना ही कम एनर्जी देकर मैं उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। और जितना नजदीक होगा मतलब बहुत स्ट्रांग होगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने बेटा ये सीखा कि जितना बड़ा बेटा साइज होगा, ठीक है, उतना कम आयनाइजेशन उसकी एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि कम एनर्जी देकर मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं। और वही बात बेटा देखो यहाँ पे लिखी भी है, कहते द ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन since the electrons of the outermost shell lie further away from the nucleus, thus make their removal easier, that is the ionization energy required is less. अब हम बात कर लेते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते हैं। देखो बेटा न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब था बेटा, द चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस, बेसिकली द चार्ज ऑफ ए न्यूक्लियस के अंदर हमने ये देखना होता है कि एक प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, और जितने बेटा हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतना मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द चार्ज ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जितना ज्यादा चार्ज होता है न्यूक्लियस का उतना ज्यादा स्ट्रांगली ये मेरे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा आपको बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एज सिंपल एज दैट, तो जितनी ज्यादा आपका मतलब न्यूक्लियर चार्ज होगा एटम का उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बेटा उस इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, और वही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर the electrons in the outermost shell are more firmly held, because of which
ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हमने स्टडी करना बेटा ट्रेंड क्या है, मतलब अक्रॉस द पीरियड, ग्रुप वाइज, ये कैसे बेटा वेरी करता है आपका। ठीक है, मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि जब हम कहते हैं ना अक्रॉस द पीरियड, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जो हमारे एक एटम का साइज होता है ना बेटा, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आप भी जानते हो है ना, कि 17th ग्रुप तक आते आते साइज आपका सबसे छोटा हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड वाइज जाते हो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और उतना ही उसको वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है, मतलब उतना उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, साइज जितना छोटा होगा उतना ही मुश्किल होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि साइज जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा ही स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सो इन सब में मन में हमेशा ये बात आती है, जो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर मैं अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाऊंगा, तो उस केस में मुझे हमेशा जैसे जैसे जाता रहूंगा मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और ये आपकी बात गलत भी नहीं है, बट उसमें भी बेटा एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं, तो बेरिलियम एंड साथ में बेटा आपके एक बीई की, और दूसरा बेटा नाइट्रोजन की, ये दो आपके एक्सेप्शन है इसमें, ये आपने याद रखने हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, कि वैसे तो देखो बेटा हमें जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ऑब्वियस है कि बीई का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। बट जो बोरोन है बेटा उसका उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट नहीं होता, कम होता है। एंड फिर ट्रेंड चलता है, फिर अजीब सा ट्रेंड दिखता है, फिर होता है। तो ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? देखिए बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, मैं आपको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप जैसे ही 11th क्लास में चले जाते हो ना बेटा, यू विल रियलाइज वन थिंग, कि जैसे आप जानते हो ना बेटा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास उसके अंदर बेटा क्या होते हैं, शेल होते हैं। तो बेटा हर एक शेल के अंदर ना फर्दर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक? जैसे एक शेल हो गया, उस शेल के अंदर भी बेटा कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको सब शेल्स कहा जाता है, सब शेल्स कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो क्योंकि आपको इसके नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं अभी अभी के लिए आपको सिर्फ ये, जैसे क्या होता है ना बेटा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 इसकी फॉर्म में लिखा जाता है। तो अभी इतने डिटेल में आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि इन सब शेल के फुलफिलमेंट होने की वजह से, मतलब जब मैं इनकी बीई की बात करता हूँ या नाइट्रोजन की बात करता हूँ ना बेटा, तो इनके जो सब शेल्स होते हैं बेटा वो फिल्ड होने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इसलिए ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, जब 11th क्लास में अंदर जब हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तब की बात है ये, अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इन सबशेल्स की फुलफिलमेंट होने की वजह से ये हमें थोड़े से अनरीजनेबल हमें यहाँ पर जो ट्रेंड है वो दिखाई देता है बेटा। ठीक है, सो इसका रीज़न है ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन वो हाई क्लास के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसी तरह अगर मैं थर्ड के मतलब पीरियड की बात करता हूँ बेटा, तो उसमें भी एक्सेप्शन एक मैग्नीशियम का दिखाई देता है, एंड सेम फोस्फोरस का मुझे दिखाई देता है। तो एक रेगुलर ट्रेंड सा नहीं हमें दिखाई देता कि भाई लगातार इंक्रीज होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। डोंट वरी, बट लेकिन आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे वेरी करता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा डाउन द ग्रुप, अब ये बात तो मतलब आप इतनी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा। डाउन द ग्रुप लगातार ना एक एक शेल बढ़ता जाता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है सपोज, तो लिथियम के दो शेल होते हैं, राइट। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो बेटा उसमें तीन शेल होते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो साइज लगातार बढ़ता रहता है। साइज बढ़ने की वजह से जो एक न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। उतना ही कम एनर्जी देकर मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि डाउन द ग्रुप जो है बेटा, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, मतलब कम एनर्जी देकर भी आप आराम से इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल सकते हो। और यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है बेटा, ठीक है ना। जैसे एटॉमिक साइज है बेटा आपका, ठीक है, जैसे ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल,
So this increase in the atomic size overcome the effect of an increase in the nuclear charge. Overcome the effect of nuclear charge मतलब उतनी आसानी से आप आराम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो. So जैसे मैंने कहा कि ionization energy decreases with an increase in atomic size, that is it decreases as one move down the group, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. अब एक बहुत सिंपल सा बेटा नोट है, ये दो नोट अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. देखिए बेटा सिंपल सी बात है कि एक हीलियम के केस में हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सीजियम है बेटा हमारा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है. अब ऐसा क्यों, उसके लिए पहले आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके चलता हूं. देखिए बेटा अगर आप ध्यान से देख पाते हो तो हीलियम ये है जो कि एक नोबल गैस है. उसके आउटर मोस्ट शेल, पहली बात आप खुद सोच के देखो बेटा, हीलियम का के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक शेल है बेटा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, एक ही शेल है. सबसे ज्यादा नजदीक है ये न्यूक्लियस के. आपको नहीं लगता कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक्सट्रीम होगी, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा. इसलिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. लेकिन अगर मैं यही बात सीजियम की करता हूं बेटा, जैसे मैं कहता डाउन टू द ग्रुप, अगर आप देखते हो साइज जो है वो लगातार बढ़ता है, उतना ही आसानी से आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो. तो ये जो ट्रेंड आपको दिखाया गया ये बताने के लिए कि यहाँ पर जो हीलियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा बहुत टफ है. अगर हम सीजन की बात करें तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. ये जो फ्रेंशियम आप यहाँ देख रहे हो, FR जो यहाँ पे देख रहे हो, ये एक रेडियो एक्टिव नेचर की है, तो इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लगातार बेटा डिसइंटीग्रेट मतलब टूटता रहता है. तो इसमें से ये चीज फाइंड करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, रेडियो एक्टिव है ना इस वजह से. और एक बात कहते हैं कि जो हाँ मेटल्स जो है वो यूजुअली लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल की तो उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है. अब मन में बात आती है कि ऐसा क्यों होता है. एक सिंपल सी बात है कि मेटल के अंदर एक अच्छा मेटल कौन सा होता है बेटा जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सके. जैसे कि अगर मैं बात करूं इनमें से, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आऊंगा मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है. क्यों, क्योंकि आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो, तो मतलब कम एनर्जी चाहिए उनके आउटर मोस्ट शेल को निकालने के लिए. तो इसी वजह से इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो क्या होती है, कम होती है. लेकिन जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा नॉन मेटल में जो साइज है वो छोटा होता है, न्यूक्लियस का इंपैक्ट या इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी लग जाती है. तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है. आई होप आपको अच्छे से ये आयनाइजेशन एनर्जी और उनके फैक्टर्स, उनके जो ट्रेंड्स है वो समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इनका बेसिकली ट्रेंड क्या है. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.